Welcome back, students. As we had discussed in the earlier lecture that Laplace gave a new version of the Kant hypothesis. So we shall see what was that hypothesis. As I have told you earlier that Laplace was a French mathematician. Who was Laplace? Laplace was a French mathematician. When did he give his hypothesis? He had given his hypothesis in 1796. It means Laplace gave his hypothesis in the year 1796. So, students, we are discussing about the nebular hypothesis of Laplace, who was a French mathematician. He gave his hypothesis in the year 1796. Now we shall focus on his hypothesis. Actually, the hypothesis given by the Kant and the hypothesis of Laplace were similar in many ways. हम कह रहे हैं कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास और नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांट were similar in many ways. Actually, Laplace improved the hypothesis of Kant. हम यह कह रहे हैं कि लाप्लास ने कांट के हाइपोथेसिस को ही इम्प्रूव किया, यानी जो लाप्लास के हाइपोथेसिस है वो कांट के ही हाइपोथेसिस के एक इम्प्रूव वर्जन। उन्होंने जो कांट के हाइपोथेसिस में कमियां थी, जो जिन पॉइंट्स पर कांट के क्रिटिसिज्म हुई थी, उन कमियों को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया अपने हाइपोथेसिस से। अब हम देख रहे हैं, हम पिछले लेक्चर में यह देख चुके हैं कि मेनली 4 पॉइंट्स पर कांट के हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया था। एक तो वो ये नहीं बता पाए कि
नेबुला की ओरिजिन कहां से हुई, ये तो खैर लाप्लास भी नहीं एक्सप्लेन करता है कि नेबुला, इन लोगों ने हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस का बेस होता है एजम्पशन। तो जिस तरह से उन्होंने मान लिया था कि नेबुला सोलर सिस्टम के ओरिजिन के पहले से थे, उसी तरह से लाप्लास ने भी मान लिया था कि नेबुला पहले से थे। लेकिन जो अदर 3 क्रिटिसिज्म्स थे, जो अदर 3 पॉइंट्स थे क्रिटिसिज्म के, उसको लाप्लास ने बहुत हद तक दूर कर दिया। उन्होंने भी ये माना कि देर बाद ये नेबुला, लेकिन चूंकि सर्कुलर मोशन और हीट के प्रोड्यूस होने के आधार पर कांट का क्रिटिसिज्म हुआ था, कांट के हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया था, तो इन्होंने पहले ही मान लिया कि नेबुला वाज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। नेबुला वाज हॉट, यानी इन्होंने मान लिया कि यह हॉट नेबुला, नेबुला वाज हॉट, ये इन्होंने पहले ही से एज्यूम कर लिया कि नेबुला हॉट। और इसमें सर्कुलेटरी मोशन हो रहा था, ये मान लिया इन्होंने कि सर्कुलेटरी मोशन हो रहा था। पहले में उन्होंने माना था कि पार्टिकल रेस्ट में थे तो उनमें कोलिजन हुआ तो फ्रिक्शन हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुआ, और कोलिजन से ही उन्होंने मान लिया था कि कोलिजन से ही सर्कुलेटरी मोशन प्रोड्यूस हुआ, जिसके आधार पर उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि वो जो न्यूटन का रूल था उसके अगेंस्ट था, अदर रूल्स के अगेंस्ट था, तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया कि ये जो इनका एजम्पशन था, जो इनकी हाइपोथेसिस थी, वो साइंटिफिक रूल्स पर खरी नहीं करती थी, न्यूटन के लॉज को फॉलो नहीं करती थी। तो इस प्रकार इन्होंने जब हार्ट और ये मान लिया कि इसमें पहले से सर्कुलेटरी मोशन था, तो ये जो दोनों क्रिटिसिज्म था वो अपने आप में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक क्रिटिसिज्म था कि जो सर्कुलेटरी मोशन है, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो नेबुला के रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उन्होंने कहा कि नेबुला एक्सपैंड हुआ, फिर सर्कुलेटरी मोशन बढ़ता चला गया, तो ये साइंस के रूल्स के खिलाफ। तो इसको भी लाप्लास ने अपने हाइपोथेसिस में इस क्रिटिसिज्म को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नेबुला पहले क्या था? हार्ट। हीट का फ्लो कैसे होता है? हीट का फ्लो होता है वाटर टू कोल्ड। ये हीट के फ्लो का सिद्धांत। तो अब ये हार्ट था, जो नियर बाई इन्वायरमेंट था वो कोल्ड था। तो धीरे धीरे इसका हीट नियर बाई एरिया में गया
जो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स था उसमें चला गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था। ये क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट करना, नेबुला कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करने लगा तो उसका रेडियस घट गया। तो जब रेडियस घट गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, या हम कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी मोशन बढ़ गया। तो इस तरह उसने जो ये क्रिटिसिज्म था इसको भी दूर कर दिया लैप्लास ने। अब जब सर्कुलेटरी मोशन बढ़ गया तो सर्कुलेटरी मोशन जहां भी रहता है वहां दो तरह के फोर्सेज रहते हैं। ये पिछली बार भी हम लोग पढ़े हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो जब सर्कुलेटरी मोशन बढ़ा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से एक रिंग इसमें से अलग हुई, ओनली वन, इसमें से एक रिंग जो है अलग हुई, और ये रिंग 9 अदर रिंग्स में बदल गई, 9 रिंग्स में बदल गई। या इन्होंने ये नहीं कहा कि 9 रिंग्स निकली, इन्होंने कहा कि एक रिंग निकली, और वह एक रिंग जो है 9 रिंग्स में बदल गई। और उस 9 रिंग्स में जो मटेरियल था वो कॉम्पैक्ट होके 9 प्लैनेट्स का निर्माण। एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए, ये लैप्लास के जो हाइपोथेसिस और कांट की हाइपोथेसिस ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि दोनों ये मानते हैं कि सोलर सिस्टम की ओरिजिन नेबुला से हुई, जो कि एक गैसियस क्लाउड था जो सोलर सिस्टम के बनने से पहले ही यूनिवर्स में था। तो ये एक सिमिलरिटी है। तो लैप्लास ने क्या किया कि जो कांट के हाइपोथेसिस का क्रिटिसिज्म था उसको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया अपने हाइपोथेसिस में। उसमें मेनली था कि कोलिजन से सर्कुलर मोशन और इतनी सारी हीट नहीं प्रोड्यूस हो सकती, इसलिए इन्होंने पहले ही मान लिया कि जो नेबुला था वो हॉट गैसेज का बना हुआ और पार्टिकल्स मोशन में थे। इस तरह ये दोनों जो उनका क्रिटिसिज्म था ये था। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि हॉट था तो उस नेबुला से हीट का फ्लो नियर बाई सराउंडिंग्स में हुआ। फिर नेबुला कोल्ड होने लगा, कोल्ड होने से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन से उसका रेडियस घटा तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी बढ़ी, यानी सर्कुलेटरी मोशन बढ़ गया। तो जो उनका ये एंगुलर वेलोसिटी को लेकर जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो रहा था उसको भी इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में दूर कर दिया। तो इस प्रकार जो कांट के हाइपोथेसिस में जितने भी कमियां थी, जो भी क्रिटिसिज्म था, उसको इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में दूर कर दिया। और फिर इन्होंने कहा एक रिंग निकली और एक रिंग से 9 रिंग्स निकली जो 9 प्लैनेट्स के रूप में डेवलप हुई, और जो रेस्ट ऑफ द मास था वो सन बन गया।
तो लैप्लेस ने अपने हाइपोथेसिस में कांट के हाइपोथेसिस के जो भी क्रिटिसिज्म थे उसको दूर किया और कांट के हाइपोथेसिस से ज्यादा साइंटिफिक एक हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। ये भी एक नेबुलर हाइपोथेसिस। अब क्रिटिसिज्म तो भाई होगा, क्योंकि जो भी इन्वेंशन आएगी उसको फिर स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसको लोग जांचेंगे, परखेंगे साइंस के रूल्स के आधार पर। तो यहाँ इनका क्या क्रिटिसिज्म है, इनसे भी पूछा गया कि नेबुला कहाँ से आया, ये भी नहीं बता पाए। नेबुला के ओरिजिन के बारे में जैसे कांट कुछ आंसर क्लियर कट नहीं दे पाए, वैसे ये भी क्लियर कट आंसर नहीं दे पाए। दूसरी इनकी आलोचना हुई कि प्लैनेट्स गैसियस स्टेट में थे, तो फिर वो लिक्विड में बदलेंगे, फिर सॉलिड में बदलेंगे। तो जब लिक्विड में थे तो लिक्विड स्टेज में कोई प्लैनेट सन के का रिवोल्यूशन नहीं कर सकता है, तो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी वो आंसर नहीं दे पाए। दूसरा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब सन के पास 99.9% सोलर सिस्टम का मास है, 0.1% जो है प्लैनेट्स के पास, ये प्लैनेट्स सन। तो इस तरह से इस रूल के आधार पर सन का एंगुलर मोमेंटम बहुत अधिक होना चाहिए। लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं तो सन का एंगुलर मोमेंटम केवल 2% है सन, और 98% एंगुलर मोमेंटम सोलर सिस्टम का प्लैनेट्स के पास। तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो एक क्रिटिसिज्म उनका यह हुआ, लोग पूछने लगे क्लेरिफिकेशन पूछने लगे कि क्यों 9 ही रिंग्स निकली, तो ये भी नहीं क्लेरिफाई कर पाए। तो इनको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया और लोगों ने कहा कि ये भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनका भी जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, और इस तरह से इनको भी क्रिटिसाइज किया गया। अब हम लोग ये दोनों जो थियरीज हैं वो मोनोपेरेंटल, क्यों मोनोपेरेंटल कर रहे हैं, एक नेबुला पर आधारित। आगे जो हम थियरी पढ़ने जा रहे हैं, यानी ओल्ड थियरीज में जो थर्ड वन है वो बाइनरी थियरी, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।